नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज यूनिट 5 का सबसे आखिरी टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग आरटीई एक्ट 2009 के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हम आप सबों को परिचय देना चाहेंगे कि भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के उद्देश्य से, मौलिक अधिकार का मतलब हो गया कि फंडामेंटल राइट्स, वैसा अधिकार जो मूल रूप से आपके लिए, आपके अधिकार में शामिल है। ठीक है, मतलब जो अनिवार्य है, जिसकी आवश्यकता है ही है, अनिवार्य है वो। ठीक है, तो भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम भारत के संविधान में 86वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है ना, क्या अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या हुआ, तो लाया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, तो यह अधिनियम भारत के संविधान में 86वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत लाया गया, जो 6 से 14 वर्ष, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करता है, तो निःशुल्क शिक्षा, है ना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कहता है, निःशुल्क शिक्षा, है ना, निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है ये। ठीक है, निःशुल्क, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम को कब से प्रभाव में लाया गया, ये एक प्रश्न उठता है। ठीक है, कि ये, है ना, एक्ट जो है 2009 कहलाता है, आरटीई एक्ट 2009 कहलाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस अधिनियम को प्रभाव में जो लाया गया वो 1 अप्रैल 2010 से, ये पूछा जा सकता प्रश्न आपके परीक्षा में। और इस दिन को भारतीय शिक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। हम इसके इतिहास और पृष्ठभूमि की भी बात कर लेते हैं। तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति लंबे समय तक असमान रहा, अनइक्वल रहा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, इक्वल नहीं रहा, इक्वलिटी नहीं थी, समानता नहीं था, है ना, समानता इसमें नहीं था। तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति लंबे समय तक क्या रही, तो असमान रही। गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चे वो शिक्षा से क्या रहे, तो वंचित रहे, है ना। 1990 के दशक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभाव के कारण शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन की मांग जो है ये तेज हुई, है ना। और भारत ने वर्ष 2002 ईस्वी में संविधान का 86वां संशोधन किया और अनुच्छेद 21A को जोड़ा। ये जितने बोल्ड पॉइंट्स को आप देख रहे हैं याद रखेंगे। किसको जोड़ा, तो अनुच्छेद 21A को जोड़ा, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2009 में आरटीई अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, पहला है शिक्षा का मौलिक अधिकार। क्या है, शिक्षा का मौलिक अधिकार, है ना। इसमें क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, है ना। दूसरा नंबर पर निःशुल्क शिक्षा,
बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई, किताबें, ड्रेस, स्टेशनरी आदि के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। तीसरा है अनिवार्य शिक्षा, है ना। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हर बच्चे को कहाँ भेजे, तो विद्यालय में प्रवेश दिलवाए और उसकी शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करे। फिर क्या है, फिर है प्रवेश का अधिकार, है ना। किसी भी बच्चे को उसकी सामाजिक, आर्थिक या जन्म की परिस्थितियों के आधार पर, है ना, विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। फिर क्या है, निजी विद्यालयों में आरक्षण सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। फिर क्या है, छठा पॉइंट, नो डिटेंशन पॉलिसी अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा, है ना। प्रत्येक छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा, है ना। 7वां नंबर है दंड और उत्पीड़न पर रोक। विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड देना, मानसिक उत्पीड़न करना पूर्णतः क्या है, तो निषिद्ध है ना। 8वां पॉइंट है विद्यालयों की न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं। सभी विद्यालयों को निर्धारित न्यूनतम आधारभूत सुविधा जैसे स्वच्छ शौचालय, फिर पेयजल, फिर खेल का मैदान, फिर योग्य शिक्षकों की संख्या, फिर पुस्तकालय और कक्ष उपलब्ध कराना ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, ठीक है। और 9वां नंबर में है, 9th नंबर में, कि शिक्षक की भूमिका और उनका उत्तरदायित्व क्या हो, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर एंड व्हाट शुड बी हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो पहला कि शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना अनिवार्य है, बिहार में ये स्टार्ट भी हो चुका है, समय पर आना, समय पर जाना। दूसरा नंबर है कि कोई भी शिक्षक परीक्षा, ड्यूटी या जनगणना के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना क्या है, तो आवश्यक है ना। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है ना। फिर है अधिनियम के उद्देश्य, क्या है अधिनियम के उद्देश्य। पहला नंबर है कि शिक्षा को सार्वभौमिक और सुलभ बनाना, है ना। शिक्षा को क्या बनाना, तो सार्वभौमिक बनाना और सुलभ बनाना, है ना। यूनिवर्सलाइज करना, है ना, वैश्विक तौर पर उपलब्ध करना और बहुत सरल और सुलभ बनाना। दूसरा है बाल श्रम और शोषण को समाप्त करना। तीसरा नंबर पर है समान अवसरों के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना और एक सशक्त और शिक्षित भारत की नींव रखना। फिर प्रभाव और उपलब्धियों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव क्या होगा इसका, तो बढ़ी हुई नामांकन दर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बच्चे विद्यालय जाने लगे, इसका ये प्रभाव हुआ सकारात्मक। बाल श्रम में कमी हुई, जब 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल जाने लगे तो बाल श्रम में बहुत ही कमी आई, है ना। फिर क्या है, तो गरीब बच्चों को अवसर मिलने लगा। निजी स्कूलों में 25% आरक्षण ने आर्थिक असमानता को कुछ हद तक क्या किया, तो कम किया, है ना। कुछ हद तक क्या किया, तो कम किया। और उसके बाद है सामाजिक समरसता, है ना। सामाजिक समरसता यानी विभिन्न वर्गों के बच्चों को एक साथ पढ़ने का अवसर मिला, है ना। और उसके बाद नकारात्मक पहलू और चुनौतियों की बात करेंगे। तो नीति कार्यान्वयन में असमानता, कई राज्यों में आरटीई के प्रावधानों का पूर्ण पालन नहीं हो पा रहा है ना। निजी स्कूलों की आपत्ति, कई निजी स्कूल 25% आरक्षण को वित्तीय और प्रशासनिक बोझ मानते हैं, है ना। फिर क्या है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यानी सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है।
हालांकि कुछ हद तक बिहार के संदर्भ में अब इस चीज को नहीं कहा जा सकता। बिहार में लगभग अनुपात है ना जो चाहिए था वो हो चुका है। फिर आधारभूत ढांचे की कमी, यानी शौचालय, पीने का पानी, कक्षा कक्ष आदि की कमी अनेक सरकारी स्कूलों में देखने को मिलती है। फिर है नो डिटेंशन पॉलिसी पर बहस। इस नीति से छात्रों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता की कमी देखी गई, जिसके कारण इसे 2019 में संशोधित कर राज्यों को निर्णय लेने की छूट दी गई। पानी लेके आओ ऊपर से, तो लो लो इसको भी। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संशोधन की, है ना। महत्वपूर्ण संशोधन में क्या होगा, 2012 संशोधन की जब बात हम लोग करेंगे तो अल्पसंख्यक विद्यालयों को अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई, है ना। 2017 में जो संशोधन हुआ तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सीमा बढ़ाई गई, और 2019 संशोधन की जब बात हुई तो नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव करके राज्यों को फेल करने की अनुमति दी गई, है ना। फिर हम इसके न्यायिक दृष्टिकोण को नहीं छोड़ सकते हैं। इसका न्यायिक दृष्टिकोण क्या था, है ना। प्रमुख मामले की जब बात करेंगे तो सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारतीय संघ, यानी 2012 में ये हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, 25% आरक्षण को वैध करार दिया, लेकिन अल्पसंख्यक स्कूलों को इससे छूट दी, है ना। अब इसकी आलोचना भी हुई। देखिए, कोई भी चीज जब बनता है तो उसका कमजोर पक्ष, मजबूत पक्ष सब होता है ना। तो इसका भी कुछ कमजोर पक्ष रहा होगा, है ना। इसका भी कुछ कमजोर पक्ष निश्चित तौर पर रहा होगा। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की आलोचना की जब हम बात करेंगे तो इसकी भी आलोचना हुई। क्या था यह आलोचना, यह केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कवर करता है, जबकि बाल्यावस्था शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और 14+ आयु वर्ग को क्या करता है तो छोड़ देता है। एक ये, दूसरा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद तीसरा कि सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं जैसे जाति भेद, लिंग भेद आज भी मौजूद है और सरकारी निगरानी प्रणाली कमजोर है ना। परसों जो बना के भेजे हो उसका शिक्षा का अधिकार एक तो बना दो, तो खाली जोड़ दो खाली, है ना। यूनिट 5 रहेगा शिक्षा का अधिकार, है ना। उसमें लिख दोगे यूनिट 5, है ना। यूनिट 5 टॉपिक 5 और शिक्षा का अधिकार, है ना। या शिक्षा का अधिकार नहीं लिख पा रहे हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक तो और उसके पहले होगा, देखो उसके ठीक पहले होगा। नहीं नहीं, हेडमास्टर बीएड वाला था। अच्छा छोड़ो, रुको हम बताते हैं। चलिए देखिए, भविष्य की दिशा और सुझाव की हम बात करते हैं तो बाल शिक्षा का दायरा बढ़ाना, उसमें सीधा लिख दो ना हेडमास्टर बीएड, हेडमास्टर ऑब्लिक बीएड, यूनिट 5 टॉपिक 5 शिक्षा का अधिकार, बस ठीक है, बस इतना सा कर दो। बाल शिक्षा का दायरा बढ़ाना, अधिनियम को 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया जाना चाहिए। दूसरा है गुणवत्ता पर जोर की बात की गई है ना। केवल नामांकन नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। निजी क्षेत्र से सहयोग की जब बात होगी तो निजी स्कूलों को सरकार के साथ मिलकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित, है ना, किया जाए। फिर समुदाय की भागीदारी यानी स्कूल प्रबंधन समिति को अधिक सशक्त बनाइए, एसएमसी को, है ना, अधिक मतलब क्या बनाइए तो मजबूत बनाइए। इसका निष्कर्ष ये साथियों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम है। इसने लाखों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाया
और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यदि सरकार, समाज और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें तो यह अधिनियम शिक्षा क्रांति का आधार बन सकता है। 5 मिनट बैठिए सरवंश सर, 5 मिनट बैठिए ना, बस हो जाएगा मेरा, अब लास्ट है, बना हुआ है तब तो ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभाव में आया। प्रश्न को पुनः देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभाव में आया। ये क्वेश्चन अभी जस्ट जब स्टार्ट किए थे क्लास तो वहीं पर हमने डिस्कशन किया था कि 2009 में ये भले ही आया, लेकिन 2010 में जो है ये प्रभाव में आया था। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग खुद ही ढूंढ सकते हैं, अगले पृष्ठ में भी इसका उत्तर देख लीजिए आप क्या है। तो उत्तर होगा डी नंबर 2010, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभाव में आया, तो 2010 से प्रभाव में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि अधिनियम के आरटीई अधिनियम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 5 से 15 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 10 से 16 वर्ष। तो इसका उत्तर गलती से हम यहीं पर रख दिए, तो 6 से 14 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है ना। देखिए श्रवण सर का जवाब भी आ गया 21A। तो चलिए इसका देखिए उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21A, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। 10%, 15%, 50%, 25%, 5%। उत्तर बताइए श्रवण सर आप, कितने परसेंट सीट आरक्षित है। 10, 15, 20, 25, 5 क्या होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, है ना, निश्चित तौर पर अभी जस्ट बताए हैं। इसका उत्तर डी होगा, यानी 25% इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि आरटीई अधिनियम में किस कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। ये रिकॉर्डिंग, चलिए तो आरटीई अधिनियम में किस कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। नो डिटेंशन नीति 10वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक और 7वीं कक्षा तक। इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर, यानी 8वीं कक्षा तक, है ना। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं साथियों। छठा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संशोधन, 86वां संशोधन, 51वां संशोधन, 100वां या 73वां। इसका सही उत्तर बताएंगे आप लोग जल्दी से, ये अभी जस्ट बता चुके हैं ये सब, है ना, क्योंकि जो भी पढ़ाते हैं उसी के आधार पर ये चलता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 86वां संशोधन के अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों को कौन सा कार्य करने से रोका गया है। चुनावी कार्य या शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण या जनगणना कार्य या स्कूल के बाहर गैर शैक्षणिक कार्य या पुस्तक वितरण। इसका उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या होगा, तो स्कूल के बाहर गैर शैक्षणिक कार्य इसका सही उत्तर होगा साथियों, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालयों में कौन सी सुविधा अनिवार्य नहीं है। पुस्तकालय, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास, पेयजल सुविधा या शौचालय। इसका उत्तर आप सबको पता चल गया होगा, इसका उत्तर होगा स्मार्ट क्लास की, है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आरटीई अधिनियम से छूट प्राप्त कर सकता है। सरकारी स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से संबंधित स्कूल, अल्पसंख्यक विद्यालय या सीबीएसई विद्यालय या सहायता प्राप्त स्कूल, है ना। आरटीई अधिनियम से छूट कौन प्राप्त कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था। इसका सही उत्तर क्या होगा,
तो अल्पसंख्यक विद्यालय इसका सही उत्तर होगा। और आज का आखिरी प्रश्न साथियों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम मुख्य रूप से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, या केवल सरकारी स्कूल खोलना, रोजगार सुनिश्चित करना, या 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, या तकनीकी शिक्षा का विस्तार? सही उत्तर आप बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। तो साथियों हमारा आज का यूनिट 5 का टॉपिक 5 कंप्लीट होता है, और कल से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 को, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर जाइए और कल से तैयार रहिएगा यूनिट 6 के लिए, है ना। लेते हैं आप सबों से विदा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, शबा खैर।